नमस्कार दोस्तों। मेरे माँ बाप ने मुझे एलएलबी क्यों नहीं करने दी, औरतों को वकालत में आने वाली मुश्किलें। आज कुछ इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है कि लेडीज़ कोई अगर वकालत करना चाहती हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ उनको आती ही हैं और उन्हें सामना करना पड़ता है। तो वह किस तरह की परेशानियों का सामना करती हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल एडवोकेट्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं अपने घर के अंदर। वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनके परिवार में और कोई भी लॉयर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कई बार कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कुछ लड़कियां एडवोकेट बनना चाहती हैं और वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं और एडवोकेट बनने का सपना अपना जो है वो पूरा नहीं करने के बारे में सोच पा रही हैं, तो वो परेशानियाँ किस तरह की होंगी उनकी और उसका क्या समाधान सोचा जा सकता है जिससे वो एक अच्छी एडवोकेट बन सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं। बहुत सारी लड़कियां ये सोचती हैं और उनके साथ ऐसा होता है कि माँ बाप ही उनको कहते हैं कि नहीं, एडवोकेसी नहीं करनी है। तो अगर कुछ आपके साथ भी ऐसा है और अपना अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो मेरे साथ अंत तक जुड़िए और देखिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस जनरली लेडीज़ करती हैं। मेरे माता पिता ने मुझे एलएलबी करने से क्यों रोका? इसका कारण परिवार की विशेष परिस्थितियां और उनके विचारों पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली ऐसा ही है। हर पढ़ा लिखा माँ बाप जो एक आज के ज़माने का माँ बाप हैं, आज के ज़माने के जो हैं, वो ज़्यादातर अपनी लड़कियों को एलएलबी करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन जो पुरानी परिस्थितियाँ थी या जो पुराने लोग थे, तो वो हो सकता है उनकी विचारधारा कुछ इस तरह की हो, तो उन्हें लगे कि नहीं, हमें अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना है और एलएलबी नहीं करने देनी है। तो ये सब कुछ उनके विशेष परिस्थितियों और उनके विचारों पर ही निर्भर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनकी विचारधारा को आराम से प्यार से बात करके समझाकर उनको बता सकते हैं और उनकी विचारधारा को चेंज कर सकते हैं। लड़कियों का वकालत में आने वाले कुछ समस्याएं, कुछ संभावित कारणों के बारे में मैं आपसे साझा कर रही हूँ, वो सुनिए क्या है। कुछ माता पिता अपने बच्चों से पारंपरिक और सुरक्षित करियर विकल्प चुनने की अपेक्षा कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों या पुरानी सोच के माँ बाप हों, कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे हमारे बच्चों को ऐसा करियर ही चूज़ करना चाहिए जहाँ पे जो सुरक्षित हो, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट या कुछ भी ऐसा काम ना वो करें, ताकि उनका जो भविष्य है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। एक कारण ये भी रहता है कि ज़्यादातर माँ बाप अपनी लड़कियों को एलएलबी करने से रोकते हैं, वकालत में जाने से रोकते हैं। कानून का पेशा चुनौतीपूर्ण और समय साध्य होता है और माता पिता को उनकी सुरक्षा और काम के घंटे को लेकर चिंता हो सकती है। देखिए, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये कानून का जो पेशा है चुनौतीपूर्ण पेशा है। इसमें आपको समय भी देना पड़ता है और 100% अपडेट भी रहना पड़ता है नए लॉज के साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई नया लॉ आया है और आप उसके लिए अपडेट नहीं करते हैं अपने आप को और आप कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको 100% अपडेट रहना पड़ता है हर एक नए लॉ के साथ। और जब आप पढ़ाई को समय देने लगते हैं तो ऑब्वियसली आपके परिवार के लिए समय थोड़ा कम बचने लगता है। और ये एक ऐसा चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े के माहौल बना ही रह सकता है क्लाइंट की तरफ से। तो ये भी थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है पेरेंट्स के लिए। कुछ परिवारों में लड़कियों के पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं को निभाने की उम्मीद की जाती है। आज भी हमारा भारतीय समाज इस चीज़ को बहुत अधिक प्राथमिकता देता है कि घरेलू जिम्मेवारियों को एक औरत को ही निभाना है। खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, या कोई घर में मेहमान आता है या कोई त्यौहार आता है, वो सारी जिम्मेवारी एक औरत को ही निभानी चाहिए। यह भी एक कारण बनता है कि जब आप इन सारी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे समय पर और बाहर काम में लगे रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें घर में भी व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं। यह भी एक कारण बनता है परिवार की नाराज़गी का, और जो वो जल्दी जल्दी चाहते नहीं हैं। तो इसलिए भी वो चाहते हैं कि लड़कियां एलएलबी का काम ना करें।
एलएलबी की पढ़ाई में खर्चा और समय दोनों की आवश्यकता होती है। माता पिता आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकते हैं। देखिए, कोई भी पढ़ाई अगर आप करते हैं, चाहे वो एलएलबी है या कुछ भी और पढ़ाई करते हैं, वहाँ आपको समय भी देना पड़ेगा और उसमें खर्चा भी होगा। पर ऐसा मान के चलिए, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। मैं यहाँ पे 2 साल 3 साल का समय भी लेके चल सकती हूँ कि कुछ लोगों को 2-3 साल या 5 साल का समय भी लग सकता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। पर ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक का ही समय है। उसके बाद एक बार अगर आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो 2-3-4 साल का जो समय है, इसमें भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जैसे ही आप एलएलबी कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदें जग जाती हैं कि भाई आप आज से ही, पहले दिन से ही आप कमाने लग जाएं। जबकि इस पेशे में ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किताबी ज्ञान और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसमें बहुत अंतर होता है। तो उन चीज़ों को समझने में समय लगता है। तो इसीलिए ये भी एक कारण बन जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई तुम पता नहीं कब तक कमाना शुरू करोगी, तब तुम्हारी शादी भी करनी है, तुम अपने घर को देखो, क्या करोगे एलएलबी लेके। तो थोड़ा बहुत ये समय, ये चीज़ें भी लोगों को परेशान करती हैं और वो चाहते हैं कि लड़कियां एलएलबी ना करें। कुछ परिवारों में यह धारणा होती है कि कुछ पेशे पुरुषों के लिए अधिक उत्तम हैं। देखिए, ये धारणा आज भी बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकती है कि वो यह सोचते हैं कि भाई ये काम तो सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, ये काम आदमियों के लिए ही सही है। तो ये एक विचारधारा भी लेडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का वो सबब बनती है कि वो चाहते हैं कि वकालत का जो काम है वो आदमियों के लिए ज़्यादा अच्छा है, औरतों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कभी कभी माता पिता खुद उस पेशे के बारे में कम जानकारी रखते हैं, इसीलिए बच्चों को उसे चुनने से हतोत्साहित करते हैं। ऐसा जनरली होता ही है। एक डॉक्टर चाहेंगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, एक एडवोकेट चाहेंगे कि मेरा बेटा एडवोकेट बने, एक किसान अब चाहेंगे कि मेरा बेटा किसान बने। कुछ ऐसा मन में विचारधारा ज़रूर रहती है, पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी राय नहीं भी दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आज क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किस तरह की एजुकेशन चल रही है। वो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रख सकते। और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसके आगे और बढ़ाया जा सकता है। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जो सिर्फ सीए का परिवार है। उनके परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग सीए हैं। तो उन्होंने किसी और प्रोफेशन को चूज़ करने के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है, हम किसी भी और काम के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, हमें सिर्फ सीए ही बनना है, हमें सिर्फ सीए ही बनना है। तो ये भी एक कारण बनता है कि वो अपने बच्चे को एलएलबी के बारे में नहीं सोच पाए, वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के बारे में नहीं सोच पाए। उन्हें लगा सीए से अच्छा कोई काम ही नहीं है। तो कुछ कारण ये भी होते हैं कि लोग सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को किसी और प्रोफेशन में नहीं भेजना है। वकालत के क्षेत्र में लड़कियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ समस्याएं और समाधान निम्नलिखित हैं। मैं कुछ और समस्याएं भी आपको बता रही हूँ। जैसे कई बार महिलाओं को उनके पुरुष सहकर्मियों के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है। ऐसा जनरली हो जाता है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और आपने अभी एलएलबी स्टार्ट की है और आपके साथ ही कोई और लड़का भी है जो जिसने अभी अभी एलएलबी कंप्लीट की है और वकालत शुरू की है आपके साथ ही, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है। इसका कुछ कारण पर्टिकुलर हो सकता है कि अगर बाई चांस आपका सीनियर ये चाहता है कि आज रात को 8 बजे तक बैठकर हमें ये केस कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, तो वो प्रेफर करेगा कि जो मेल कैंडिडेट है उसको मैं अपने ऑफिस में रोकूं रेदर देन फीमेल कैंडिडेट, फीमेल एडवोकेट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसको एकदम से मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिल जाती है और जो फीमेल का जो काम था वो भी उस मेल को करना पड़ता है, जिसकी वजह से देखिए जब वो काम को करेगा तो उसकी नॉलेज तो ऑब्वियसली अपने आप ही बढ़ेगी बढ़ेगी। तो वो अपने ऑफिस में आपको लेट नाइट रोकने से बिल्कुल हिचकिचाएंगे, हेजिटेट करेंगे। तो वहाँ पर मेल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो देखिए ऑब्वियसली ये चीज़ें फ़र्क तो पड़ता ही है, तो उनको थोड़ा महत्व ज़्यादा मिल ही जाता है अपने आप ही। वकालत का पेशा समय की दृष्टि से बहुत मांग करता है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है।
देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें 100% अपडेट रहना एक एक रिक्वायरमेंट है। इसको आप मजबूरी का नाम दें या रिक्वायरमेंट का नाम दें, इट्स ऑल अप टू यू, आप अपनी सोच के हिसाब से दे सकते हैं। पर इसको मैं एक रिक्वायरमेंट का नाम देती हूँ कि आपको 100% अपडेट रहना पड़ता है कि आज कौन सी जजमेंट आई और किस जजमेंट के बेसिस पे क्या वर्डिक्ट हुआ, उसने क्या इम्पैक्ट डाला, आपने अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से उस पूरे ऑर्डर को किस तरह से इंटरप्रेट किया और उस इंटरप्रिटेशन को आपने अपने केस में जाकर कैसे जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश की, ये आपके ऊपर है। तो देखिए वकालत का जो पेशा है उसमें इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, आपको जज साहब की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, आपके सामने जो जजमेंट्स हैं वो उस जजमेंट की साइकोलॉजीज को भी समझना पड़ता है कि एक्चुअल में इस जजमेंट से आपको क्या इंटरप्रेट करना है और जो जज साहब के सामने रखकर अपना पॉइंट प्रूव करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार ये चीज़ें लैक कर जाते हैं। मैं हो सकता है घर के काम में अपने बच्चों को देखना है, घर के काम भी देखने हैं, और मैं हो सकता है सिर्फ एक ही जजमेंट को देख सकूं या पढ़ाई कर सकूं। लेकिन अगर यहीं पर मेल कैंडिडेट होते जिनको ना तो घर की सफाई के बारे में सोचना है, ना बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचना है, ना खाना बनाने के बारे में ज़्यादा सोचना, हो सकता है वो एक के बदले 5 जजमेंट को पढ़ाई कर सकें, तो यहीं पर उनको वो बेनिफिट दे देगा। तो ये चीज़ें कई बार थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, पर ये सिर्फ एक तब तक ही है जब तक आप समय नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप फुल फ्लेज समय दे पा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। देर रात तक काम करने या अकेले यात्रा करने पर सुरक्षा की चिंता हो सकती है। देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सीनियर्स मेल कैंडिडेट को अपने ऑफिस में रोकने में हेजिटेट नहीं करेंगे, या अगर उन्हें लगता है कि भाई आज मैं यहाँ पर अमृतसर में हूँ और मुझे दिल्ली में जाकर अपना केस फाइल करना है और रातों रात हमें ट्रैवल करके सुबह दिल्ली 10 बजे वहाँ पर जज साहब के सामने खड़े हो जाना है, तो वो रात को ट्रैवल करते वक्त आपको वो रखने में थोड़ा हेजिटेट करेंगे, जबकि मेल कैंडिडेट को रखने में हेजिटेट नहीं करेंगे। तो इससे आपके आपके करियर के ऊपर इफ़ेक्ट इमीडिएट आ जाता है कि जो चीज़ें आपने लर्न करनी थी दिल्ली की कोर्ट में जाने के बाद, वो चीज़ें आप यहाँ पर लैग कर जाते हैं। तो कई बार ये इश्यूज़ आ जाते हैं कि अगर कुछ बाहर के केसेस आते हैं या कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़े, तो वो सीनियर्स भी हेजिटेट करते हैं, पेरेंट्स भी हेजिटेट करते हैं, फैमिली भी हेजिटेट करती है कि भाई बाहर के कोई केस नहीं पकड़ो, आप पकड़ना तो यहीं लोकल के केसेस पकड़ो। और लोकल के केसेस में हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको अभी इनिशियल लेवल पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मैटर करती ही हैं। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या कम होती है जिससे प्रेरणा और मार्गदर्शन की कमी महसूस होती है। देखिए ये पॉइंट जो है ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप हमेशा जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं हम उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लेते हैं, ठीक है। अब आप अपने आसपास अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या आप कोई भी अगर सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन कोई भी लॉयर हैं, तो आप अपने आसपास एक नज़र घुमा कर देखिए। आप देखिए कि कितनी फीमेल कैंडिडेट सक्सेसफुली इस वकालत के काम को कर रही हैं। आप शायद अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उनको काउंट करना थोड़ा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुली इस प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम थोड़ा कम इंस्पायर होते हैं जब हमें दिखता है कि अरे ये क्या, अगर 1000 एडवोकेट्स हैं उसमें अगर सिर्फ 5 ही फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो बहुत अच्छे से इस काम को कर रही हैं, तो हमें थोड़ा इंस्पिरेशन में कमी रहती है हमें। तो ये फिर से हमारे ऊपर ही है कि हमने इसे बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज इशू बनाना है कि नहीं बनाना है। पर कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं अगर वहाँ पर थोड़ा सा उसी तरह का हमें इंस्पिरेशन कम मिलती है तो हम कभी कभी डिमोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। पर देखिए ये फिर वही बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर प्रोफेशन में आपको अपनी तरह के लोग ही मिलेंगे। हो सकता है आप फर्स्ट ऐसे कैंडिडेट हो जो लोगों को इंस्पायर करें। तो इसके लिए ये भी एक बहुत पॉइंट है अच्छा कि आप इतनी मेहनत करें कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं। समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलने की समस्या हो सकती है। जनरली ऐसा मैंने देखा है
कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अगर दोनों मिलकर एक सीनियर के पास काम कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट्स को कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल कैंडिडेट्स, चाहे वो दोनों ही इक्वल काम कर रहे हैं, ऐसा जनरली मैंने महसूस किया है। तो तो ये भी एक कारण बनता है थोड़ा डीमोटिवेटेड महसूस करने में कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होते हैं। कई परिवारों में पारंपरिक सोच होती है जो लड़कियों को वकालत जैसे चुनौतीपूर्ण समय निर्भर पेशे में जाने से हतोत्साहित होती है, ये हम पॉइंट कर चुके हैं। महिलाओं को अक्सर खुद को साबित करने का दबाव महसूस होता है जिससे मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को जनरली ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैंने महसूस किया है इसका। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हर एक फीमेल एडवोकेट के लिए बात कर रही हूँ। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट एडवोकेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एनएलयूज़ वगैरह से जो है वहाँ से करके आते हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करते हैं वो, क्योंकि वो उनका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। पर जो छोटे शहरों से कॉलेजेस से करने के बाद फीमेल कैंडिडेट्स एडवोकेट बनती हैं और वो फर्स्ट जनरेशन होती हैं, तो उनको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। अपने आप को अप्रूव करना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारी मानसिक दबाव और चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। नेटवर्किंग जो कि कानूनी क्षेत्र में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम अवसर मिलते हैं। अब देखिए, नेटवर्किंग बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि एक चैम्बर में अगर 10 एडवोकेट्स हैं तो वो 10 मेल एडवोकेट्स बैठकर किसी भी केस को डिस्कस करते हैं, पर फीमेल कैंडिडेट्स ऐसे थोड़ा कम करती हैं कि वो एक ही केस को सारी फीमेल कैंडिडेट्स मिलके उसको डिस्कस कर रही हूँ। तो ये नेटवर्किंग का जो काम है, एक अच्छी टीम बनाना, फीमेल्स में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम मैंने इस चीज़ को देखा है। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी अवेलेबिलिटी, हो सकता है आपके आसपास कम फीमेल कैंडिडेट्स हों जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उनको अपने पास बुलाने से खुद ही हेजिटेट करें, आपको लगे कि उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी एक कारण बन जाता है कई बार। कुछ सांस्कृतिक धारणाएं और सामाजिक रूढ़ी महिलाओं को वकालत में प्रगति करने से रोक देती हैं। फिर वही ऊपर वाले पॉइंट ही हैं, महिलाओं को परीक्षण और पेशेवर विकास के अवसरों को पुरुषों के मुकाबले कम प्राथमिकता मिल सकती है। देखिए, ऐसा जनरली हो ही जाता है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि उनको बाहर कहीं जाना है तो उनको थोड़ा हेजिटेट करेंगे, या सीनियर्स उनको थोड़ा कम प्रेफर करेंगे कि भाई तुम रात को रुको और यहाँ पे काम करो। कुछ महिलाएं अपने कार्यस्थल पर उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न का सामना कर सकती हैं। ऐसा भी हो जाता है कि सीनियर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कानूनी मामलों की जटिलता और लंबे कार्य दिवस महिलाओं को शारीरिक और मानसिक थकान को बढ़ा सकते हैं। आपको पता ही है कि जुडिशरी सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वर्डिक्ट आता है। ये कई सालों तक, 4-5 सालों तक चलने वाले कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो एक थकावट भरे केसेस हो सकते हैं, जिसमें क्लाइंट की तरफ से भी प्रेशराइज रहते हैं और ख़ुद भी प्रेशराइज होते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें कई बार थकावट और मन को उदास कर देने वाले कारण बन जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे समाधान बता रही हूँ। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आपको ये सभी कारण अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप भी इन चीज़ों से एग्री करते होंगे। अब कुछ ऐसे समाधानों की बात करते हैं। अगर आप भी ऐसे कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के समाधान भी अवेलेबल हैं, उनको देखते हैं। महिलाएं एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें परिवार, मित्र और सहकर्मी शामिल हों जो उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन दे सकें। देखिए, ये आपके ऊपर ही है कि आपने किस तरह का नेटवर्क डेवलप करना है। आप एक अच्छी टीम बनाइए, अपने दोस्तों की टीम बनाइए और उस टीम में रह के काम करिए। उसमें मेल्स, फीमेल्स, हर तरह के एडवोकेट्स को आप शामिल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का केस आता है तो उनके साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और एक बार सिंपली डिस्कशन करने से ही बहुत सारे मैटर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। महिला वकीलों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया जा सकता है जिससे वे अपने करियर की दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। देखिए, ऑब्वियसली कुछ अभी मैंने देखा था कुछ समय पहले, एक ऐसा वो आया हुआ था कि आप कुछ सीनियर्स अलॉटेड किए जाएंगे जूनियर्स को जो उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ इस तरह, या फिर आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और अपने आप को किसी सीनियर के अंडर काम करने के लिए अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का काम करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो।
कानूनी फर्मों और कंपनियों को महिलाओं के लिए लचीले कार्य समय और दूरस्थ कार्य के विकल्प प्रदान करने चाहिए। कानूनी फर्मों को सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए, जैसे कि सुरक्षित यात्रा विकल्प और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण। आजकल तो देखिए हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हर चीज़ आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 99% जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, इसलिए घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लिंग भेदभाव और वेतन असमानता को कम करने के लिए जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जा सकती है, बातचीत के माध्यम से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जा सकता है कि जब इक्वल वर्क तो इक्वल पे का यहाँ पर आना ही चाहिए। इक्वल वर्क एंड इक्वल पे, समानता का अधिकार देना ही पड़ेगा। ये एक बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम को आराम से सुलझाया जा सकता है। परिवारों को शिक्षित और जागरूक करना ज़रूरी है ताकि वे महिलाओं को उनको पेशेवर लक्ष्यों को समर्थन दे सकें। देखिए पेरेंट्स को यहाँ पर भी शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अभी भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि एक वकालत का पेशा कितना सम्मानीय पेशा होता है, जिससे पता नहीं कितने ही लोगों को जस्टिस मिल सकता है। तो अगर ये बात उनको अच्छे से समझाई जाएगी तो भी वो आपके प्रोफेशन को आगे बढ़ने में और आपको आगे बढ़ने में समर्थन दे सकते हैं। कानूनी फर्मों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, काउंसलिंग प्रदान करनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम में हैं और आपको लग रहा है कि भाई मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर आपको भी काउंसलिंग प्रदान की जा सकती है, जिसमें आपको मोटिवेट किया जा सकता है, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अपने आप में परफेक्ट हैं और आप इस वकालत के प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्योंकि मैंने खुद बीइंग एन एडवोकेट ये देखा है कि ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत लोगों को हेल्प मिलती है, तो आप भी इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को बदलने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। महिलाओं को समान प्रशिक्षण विकास के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। कार्यस्थलों पर उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नीतियां और जागरूकता अभियान लागू किए जा सकते हैं। देखिए अगर वहाँ पे सख्त नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं और कैमरास लगाए जाते हैं, तो इस तरह से इन चीज़ों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। महिलाओं के लिए लचीला कार्य प्रबंधन और समय समय पर विश्राम के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। बहुत सारी लॉ फर्म्स ऐसी हैं जो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोविज़न बनता है कि आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हो। माता पिता से अपने करियर, लक्ष्यों और कानून के प्रति अपनी रुचि के बारे में खुलकर बात करें, उन्हें अपने पक्ष को समझाने की कोशिश करें। माता पिता नहीं समझ रहे हैं तो वही बात है कि खुलकर उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि आप इतने ईगर क्यों हैं एलएलबी करने के लिए, ऐसा क्या कारण है कि आप वकालत के पेशे को करना चाहते हैं। जब आप उनसे प्यार से बात करेंगे और उन्हें इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो 100% आपकी बात को एग्री करेंगे। महिलाओं को सफल वकील बनाने की कहानियाँ और उदाहरण साझा करें ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके। उन्हें बताएं कि कितनी फ़ीमेल एडवोकेट्स हैं जो समाज में इतना अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, तो मुझे भी उनकी तरह ही बनना है और समाज में फीमेल्स को जस्टिस प्रोवाइड करवाने में अपनी एक भूमिका निभानी है। ना सिर्फ फीमेल्स को बल्कि बच्चों के लिए भी मुझे काम करना है और मेल कैंडिडेट्स के लिए भी मुझे इक्वली काम करना है। मैं तो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान मेरे पास आता है। तो ये चीज़ें जब आप उन्हें बताते हैं तो वो आपके बातों से ज़रूर ही कन्विंस होंगे, मैं श्योर हूँ। यदि संभव हो सके तो एक समझौता खोजें जो आपके और आपके माता पिता दोनों के हितों को संतुलित करें। आप उन्हें बोल सकते हैं कि ठीक है, मेरे लिए आप एक मेल एडवोकेट को ही सर्च करें, मैं उसी से शादी कर सकती हूँ, और आप दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा एडवोकेसी में एक बहुत अच्छा प्रोफेशन आगे बढ़ा सकते हैं। अपने माता पिता को आश्वस्त करें कि आप इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने निर्णय पर समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आवश्यक हो तो परिवार के अन्य सदस्य, शिक्षक या करियर काउंसलर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए या अपने और फैमिली मेम्बर्स को मनाने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है। इन उपायों के माध्यम से आप अपने माता पिता को अपनी एलएलबी करने की इच्छा के बारे में समझा सकते हैं और उनकी चिंताओं को दूर कर सकते हैं।
इन समाधानों को अपनाकर वकालत के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बेहतर कार्य वातावरण बनाया जा सकता है और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कुछ ऐसे कारण थे और ऐसे समाधान थे जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड अब फील कर रहे होंगे और आपको दोबारा से लग रहा होगा कि यू कैन डू इट, इवन बीइंग फीमेल यू कैन डू इट। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम औरतों को आगे बढ़ने से रोके, और ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो हम नहीं कर सकती हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात होती है, डिटर्मिनेशन की बात होती है, मोटिवेशन की बात होती है, जो आप में 100% है। आप उन चीज़ों को अच्छे से करिए, आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो चाहे सेकंड जनरेशन लॉयर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि मेरे को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी और आपको मोटिवेट करती रहूँगी। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।